आदाब। बेबाक मुंसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज बात करेंगे मोदी हुकूमत के श्वेत पत्र और कांग्रेस के एक तरीके से ब्लैक पेपर पर। जंग छिड़ गई है ब्लैक एंड व्हाइट की। मोदी हुकूमत और कांग्रेस के बीच अब ब्लैक एंड व्हाइट जंग शुरू हो गई है। मोदी हुकूमत ने आज लोकसभा में 59 पेज का श्वेत पत्र पेश किया, जिसमें यूपीए हुकूमत के 10 साल के दौर में कोयला, 2G और कॉमनवेल्थ जैसे घोटालों का जिक्र है। उधर मोदी हुकूमत से पहले आज अल सुबह कांग्रेस ने मरकज की मोदी हुकूमत के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी कर दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मोदी हुकूमत के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। बहुत सारे लीडर्स वहां पर कांग्रेस के मौजूद थे और इस मौके पर खड़गे ने कहा कि हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन बीजेपी और मोदी हुकूमत कभी भी उस पर बात नहीं करती। उन्होंने कहा कि केरल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे गैर बीजेपी जो सूबे हैं उनके साथ मोदी हुकूमत भेदभाव कर रही है, उनके साथ भेदभाव का सलूक किया जा रहा है लगातार। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर तंज कसते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे अच्छे कामों पर हमारे मुखालिफिन जो है वो काला टीका लगा रहे हैं। यानी ये जो ब्लैक पेपर जारी किया कांग्रेस ने, मोदी ने आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी राज्यसभा में गए थे। जो रिटायर हो रहे हैं राज्यसभा मेंबर रुकन जो हैं, उनकी एक तरीके से विदाई के लिए वहां गए थे, तो उन्होंने वहां पर कहा कि जो ये ब्लैक पेपर जारी किया है ये हमारे अच्छे कामों पर एक काला टीका है, तो उसको भी अपनी तरफ उन्होंने एक तरीके से कर लिया। बहरहाल ऐसे में सरकार और अपोजिशन के बीच चल रही ब्लैक एंड व्हाइट जंग से मुल्क के जो है अवाम को क्या कुछ फायदा पहुंचेगा, जो जनता है उस पर क्या कुछ इसका असर पड़ेगा और आम इंतखाबात पर ब्लैक एंड व्हाइट जंग का क्या असर देखा जाएगा, यही आज के बड़े मुद्दे हैं, यही बड़े सवाल हैं। क्योंकि सुबह कांग्रेस ने और उसके बाद जो है फिर सरकार ने लोकसभा में पेश कर दिए हैं बिल, एक तरीके से श्वेत पत्र और ब्लैक पेपर जो है वो कर दिए, ब्लैक और व्हाइट पेपर। ये मुद्दा था बड़ा आज का। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हिमांशु जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से अशोक यादव हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे और सीनियर सहाफी शिवाजी सरकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं। और शिवाजी सरकार, पहला सवाल आप ही से। आज जो है वो अलग अलग मौकों पर दो अलग अलग पार्टी, एक तरफ हुकूमत थी और एक तरफ कांग्रेस पार्टी। पहले कांग्रेस पार्टी ने ब्लैक पेपर जो है वो जारी कर दिया हुकूमत के खिलाफ और उसमें कहा गया कि किस तरीके से वो भेदभाव कर रही है। बहुत सारे इश्यूज गिनाए हैं, बहुत सारे, उसमें रोजगार का मसला भी था, उसमें महंगाई का मसला भी था। तो तमाम तरह के जो है वो 10 साल के अंदर जो जो नाकामियां थी मोदी हुकूमत की वो गिनाई। उधर मोदी हुकूमत ने 59 पेज का जो है वो श्वेत पत्र जारी किया, पेश किया आज पार्लियामेंट में। और 2G घोटाले का भी जिक्र हुआ, कोयला घोटाले का भी जिक्र हुआ और मिसमैनेजमेंट जो था इकोनॉमी का उसका भी जिक्र वहां पर किया गया कि कैसे उस वक्त मुल्क को परेशानी का सामना करना पड़ा, झेलना पड़ा मुल्क को और बहुत सारा नुकसान हुआ इकोनॉमिक लेवल पर। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट जंग है कैसे देखते हैं इसको? ये अच्छी बात है जी। मैं समझता हूं कि जो भी हुआ, ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर जैसे भी आया आज जी, ये कम से कम एक पॉलिटिकल डायलॉग को तो स्टैब्लिश करती है। अभी तक हम देख रहे थे कि डायलॉग नहीं मोनोलॉग हो रहा है, वो एक तरफ से हो रहा है जी, और अपोजिशन कह लीजिए या कांग्रेस कह लीजिए वो चुपचाप उनको सुनती जा रही है। अब पार्लियामेंट सेशन के 2 ही दिन रह गए हैं और चुनाव भी करीबी है जी, यानी कि चुनावी जंग की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से अगर देखें, कम से कम कांग्रेस अगर आज के व्हाइट पेपर के बाद कोई पेपर लाती तो उसको कहा जाता क्लैरिफिकेशन है। हाँ। तो कांग्रेस ने कम से कम शायद पिछले काफी हफ्तों में एक पॉलिटिकल मूव किया है जो कि शायद रूलिंग पार्टी पर थोड़ी भारी पड़ रही है। जी। मैं समझता हूं कि ये जो कांग्रेस ने एक स्टैंड लिया, एक मूव लिया है, ये डेमोक्रेटिक डायलॉग के लिए अच्छी बात है। क्या कहा उसमें, क्या नहीं कहा, या प्रधानमंत्री ने क्या कहा, काला टीका है या क्या है, वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। पर मैं समझता हूं एक चुनावी जंग में जो सबसे बड़ी चीज है कि एक डायलॉग होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल ठीक। तो उसकी शुरुआत होगी। अब उन्होंने जो कहा देखिए कई चीजें हैं उसमें उसने इधर से कोयले घोटाले की बात भी की गई और बहुत सारी चीजें की गई।
और उधर से भी बहुत सारी बातें की गई कि पिछले 10 सालों में जो कुछ हुआ, उन्होंने बहुत सारे जो फिगर्स है उस पर जो है क्वेश्चन मार्क उठाए। हम्म। अच्छी बात है। अब कोयला घोटाले का आप बात लीजिए। कोयला घोटाला किस तरह से हुआ, नहीं हुआ, और आज भी किस तरह से हो रहा है, मैंने जी। पूरा ब्लैक पेपर पढ़ा नहीं, मेरे ख्याल में उसका भी जिक्र शायद होगा उसमें। जी। तो वो एक निरंतर चलने वाली चीज है, और 50 के दशक से हम देख रहे हैं कि कोयला घोटाला जो है वो थमने का नाम नहीं लेता है, हाँ। और आज तक वो किसी ना किसी तरह चल रहा है। दूसरी चीज 2G की बात अगर आप करें, 2G पर अगर सुप्रीम कोर्ट की राय आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे जो उसमें CAG ने जो भी उसमें एक्विजिशंस किए हैं सब बेसलेस है। हम्म। तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें और कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हाँ। उन्होंने भी गड़बड़ियां की हैं। बिल्कुल। लेकिन वो भी कोयला अगर घोटाला की अगर बात तो- करें तो वो 204 कोयला खदानों को या जो ब्लॉक थे, जो मतलब यानी आवंटन थे, वो रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम भी याद कोर्ट ने रखो। भी रद्द किया, जी। ये भी सही है। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ने 2G के मामले में ये कहा था कि जितने भी एलिगेशन है बेसलेस हैं। हाँ। CAG के जो रिपोर्ट थी उसी को बेसलेस कह दिया था। जी। तो अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 काम किए, कोयला घोटाले को उन्होंने माना कि हाँ चल रहा है, और कोयला घोटाले आज से नहीं, हम सन 50 से देख रहे हैं कोयला घोटाला किसी ना किसी तरह चलता है। कोयला का नेशनलाइजेशन भी उसी वजह से हुआ, पर घोटाला नहीं रुका। और आज भी जो है घोटाला नहीं रुका, इसलिए कह रहा हूं मैं कि आज भी जो फॉरेन से जो कोयला इंपोर्ट किया जा रहा है, वो जिस दाम पे खरीदा जा रहा है, जो दाम कंज्यूमर को बताया जा रहा है, चाहे पावर कंपनी हो चाहे कोई भी हो, उस पर एक बहुत बड़ा फासला है। तो घोटाला रुका नहीं। तो अच्छी बात है, जनता के सामने ये सारी चीजें बातें आनी चाहिए। तो फैसला तो जनता को करना। बिल्कुल ठीक है। एक चीज और इसमें है जी, उसका जिक्र मुझे नहीं पता ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर में है या नहीं, वो है कि जो इलेक्टोरल फंड्स जो हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो बात की जा रही है, वो किस तरह से हो रहे हैं। 9,000 करोड़ से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो रहे हैं, और उनका जो अलॉटमेंट है, मतलब जो कौन दे रहा है ये तो पता है, तो किसे जा रहा है ये नहीं पता होता है। तो वो जो बात है, कहीं ना कहीं ऑपोजिशन ने इस बात को कई बार हाउस में उठाया है। अब आज वो व्हाइट पेपर या ब्लैक पेपर का हिस्सा है या नहीं, पढ़ने पर मैं पूरे देखने पर पता चलेगा जी। 54 पेज का है, इतना आसानी से नहीं होता देखना। तो ये जो सारे चीजें हैं, जो डिबेट है, डेट जो है, जो उधारी का जो सारा डिटेल्स है, ये सारी चीजें जब पब्लिक डोमेन में जाता है तो लोगों को चीजों को समझने में आसानी होती है। ठीक है, बिल्कुल। लोग जो है, देखिए, ये कई बार कहा जाता है कि लोग जो है जब वोट देते हैं या वोट देने जाते हैं तो वो पार्टीज के वर्चुअली गुलाम होते हैं और उस हिसाब से जाके वोट देते हैं। नहीं, हिंदुस्तान की जनता इतनी भोली भाली नहीं है, वो पार्टीज के साथ जरूर होती है, पर ऐसा नहीं है कि पार्टीज जो कहती है उसको मान लेती। तो आज का ये दोनों कागज आए हैं, दोनों पेपर्स आए हैं, दोनों फैक्ट्स आए हैं, इसमें जो है उनको ये सारी चीजें समझने में आसान है। बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं, बहुत सारी चीजों का कई दिनों से अगर हम देखें, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सारी बातों का कहा, तो वो एक तरफ का बात थी। आज दूसरी तरफ से जब बात आती है तो जनता में कल भी जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, कल भी उन्होंने बाकायदा एक्स पर एक बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी थी और एक चीज का क्लेरिफाई किया था उन्होंने, हर एक चीज का जवाब था। तो वो ये बात सही है आपकी कि भाई वो कहीं ना कहीं जवाब दे रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है। मतलब लोकतांत्रिक सिस्टम में पब्लिक को पता चलना चाहिए कि है क्या असल में, कि ठीक है भाई, एक पार्टी दावा कर रही है या हुकूमत दावा कर रही है, अपोजिशन किसी बात का दावा कर रही है, तो उसका जवाब आना बेहद जरूरी है। हिमांशु जी, कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ा सा मतलब जो है एक कदम इस मामले में कांग्रेस जो है वो आगे निकली है। उसको पता था कि भाई किस तरीके से जो है आज के दिन वो श्वेत पत्र लाएगी हुकूमत, पार्लियामेंट में पेश करेगी, क्योंकि पहले ही कह दिया था निर्मला सीतारमण ने जब वो बजट पेश कर रही थी कि हम लेकर के आएंगे 10 साल का जो पूरा लेखा जोखा है, किस तरीके से वहां घोटाले हुए थे। और वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, कुछ मामलों को जो नहीं माना वो उस पर जो है टिप्पणी भी की थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो कैसे देख रहे हैं आपको सियासत पर इसका किस तरीके से असर पड़ेगा, और कांग्रेस की स्ट्रेटजी में कैसा बदलाव जो है ये नजर आ रहा है लोगों को? देखिए, कांग्रेस शुरू से जी कहती आ रही है कि 10 वर्षों में जिस तरह से कुशासन हुआ इस देश में, 10 साल में भयंकर बेरोजगारी, नोटबंदी और खामियों से भरा GST,
आर्थिक आपदाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद किया जाएगा, ये सदैव याद। जी। कांग्रेस पार्टी सदा से ये मान रही है और आज भी मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो अमीरी और गरीब की खाई है इस देश, उसको बढ़ाने का काम किया है। विगत के 10 वर्षों में आप देखे होंगे जो इस देश के पूंजीपति हैं उनके संपत्ति में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है और दिनानुदिन अमीर होते गए, और गरीब आज दिनानुदिन गरीबी रेखा से नीचे की ओर बढ़ रहा है। आप देखे होंगे यूपीए सरकार ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया था, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के भीतर धकेलने का काम किया है। 2012 में आप देखे होंगे बेरोजगारी 1 करोड़ था, आज 2022 में 24 की बात छोड़ दीजिए, 22 में यह बेरोजगारी 4 करोड़ तक पहुंच गई। 10 लाख जो स्वीकृत पद है इस देश में जिस पर बहाली होनी है वह आज रिक्त पड़े हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाह रही है कि उस पद पर नियुक्ति हो। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की बेरोजगारी में 33% की बढ़ोतरी हुई, यह बहुत ही चिंता का विषय है और भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई काम नहीं कर रही। तो जिस तरह से श्वेत पत्र ला करके भारतीय जनता पार्टी यह चाहती थी कि इस देश की भोली भाली जनता को घुमा फिरा करके यह साबित करने में हम सफल हो जाए कि 2014 से पहले जो कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी उसके समय में आर्थिक कुप्रबंधन हुआ है और इस देश के साथ छल हुआ है, तो ब्लैक पेपर लाने से स्पष्ट हो गया है, हमने स्पष्ट कर दिया है, हमारी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई कुप्रबंधन नहीं था। आज 10 वर्ष में वह कुप्रबंधन हुआ है। देखिए सीएजी की रिपोर्ट पर हमने जांच करवाया था और जांच के बाद जो भी दोषी व्यक्ति थे उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन जब से भारतीय पार्टी की सरकार आई है आज सीएजी का रिपोर्ट आया है, आप देखे होंगे बहुत ढिंढोरा पीटते हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र भी आते हैं प्रवक्ता लोग, तो वो भी कहते हैं कि हमने आयुष्मान भारत जैसी योजना लाई, लेकिन आयुष्मान भारत में 24.9 लाख मुर्दों का इलाज हुआ। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सीएजी का रिपोर्ट है। सड़कों के निर्माण पर उन्होंने प्रश्न उठाया, लेकिन आज क्या किसी भी चीज का जांच नहीं हुआ है, किसी बिंदु का जांच नहीं हुआ। उसके उलट जो पदाधिकारी इन बिंदुओं को उठाया, जिस पर क्वेश्चन मार्क किया कि ये योजनाओं में इन योजनाओं में घोटाला हुआ है, उन सारे पदाधिकारियों का तबादला कर देखे होंगे आपने कि इससे पहले बड़ा बढ़िया नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के कि 2022 के बाद 2022 तक किसानों की आय हम दुगनी कर, लेकिन हुआ क्या? ठीक है। कृषि उपकरण पर 12% जीएसटी, ट्रैक्टर टायर और पुर्जों पर 18% जीएसटी, उर्वरक पर 5% जीएसटी और कीटनाशक पर 15% जीएसटी लगाकर जो पूंजी है खेती में लगने वाली पूंजी उसमें काफी तेजी से इजाफा हुआ है और आज खेती एक घाटा का सौदा हो गया है। मैं 1-2 आंकड़ा और देना चाहूंगा। देखिए 2014 से पहले एलपीजी 410 रुपए में मिलता था, आज 903 रुपए में मिल रहा है, यानी 120% की बढ़ोतरी हुई। ठीक है। पेट्रोल 71 रुपए में मिलता था, आज 97 रुपए मिल रहा है, 37% की बढ़ोतरी हुई है। डीजल 55 रुपए मिलता था, आज 90 रुपए में मिल रहा है, 64% की बढ़ोतरी हुई। सरसों के तेल 90 रुपए में मिलता था, 143 रुपए मिल रहा है, 59% की बढ़ोतरी हुई। आटा में 59%, दूध में 60%, 70% की बढ़ोतरी। मगर आप यहाँ ये भी तो देखेंगे ना साहब, ठीक है आपकी बात। एक सेकंड जी। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि कच्चे तेल की कीमत में 20% की गिरावट आई और कोरोना काल में तो आप जानते हो कि ऐतिहासिक रूप से कच्चे तेल की कीमत में गिरावट हुई। उसके बावजूद केंद्र की सरकार आज महंगाई रोकने में नाकामयाब रही। ठीक है। बेरोजगारी का आलम यह है इस देश में कि आज आपने 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा करके सत्ता में हासिल किया था और आज आप अग्निवीर जैसी योजना ला करके आज देखे होंगे किस तरह से आंदोलन हुआ। खेमचंद जी मेरा ख्याल के जवाब देंगे, बहुत सारी बातें हो गई हैं। खेमचंद जी मैं आपके पास आता हूं, बहुत सारे सवालात हैं। जाहिर तौर पर श्वेत पत्र लाया गया है, मगर उससे पहले कांग्रेस जो है वो ब्लैक पेपर लेकर के आ गई
और बहुत सारी बातें गिनाई, जैसे वो खुद कह रहे थे कि भाई वो पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहाँ हैं, वादा 20 करोड़ नौकरियों का कहा था 10 साल में, मगर छीनी गई 12 करोड़ से ज्यादा नौकरियां 10 सालों में उनके मुताबिक छीनी गई। वो आंकड़ा उनके पास ही होगा। ठीक है साहब, वो कह रहे हैं कि 30 लाख पद ऐसे खाली हैं, मतलब सरकारी महकमों में, जिन्हें भरा जाना बहुत जरूरी है, और अकेले रेलवे में 2,60,000 मतलब खाली ओहदे हैं, खाली पद पड़े हुए हैं। बहुत सारी चीजें हैं। वो कह रहे हैं कि 147 PSUs जो हैं वो किसी को पूरा, किसी को आधा, किसी को थोड़ा सा प्राइवेट कर दिया गया है। तो सवालात बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने आज राज्यसभा में कहा कि ये जैसे किसी बच्चे को खुश होकर के, मतलब अगर उसकी खूबसूरती से अच्छे कपड़े वो पहनता है, उसके माथे पर काला टीका लगा देते हैं नजर से बचने के लिए, तो कांग्रेस ने भी नजर से बचाने के लिए हमें हमारे उस पर काला टीका लगा दिया, हमारे अच्छे कामों पर। वो अपनी तरफ मोड़ा है उन्होंने उस चीज को। मगर ये जो सवालात हैं कांग्रेस के, आपको लगता है कि इस बात से जवाब मिल जाएगा सिर्फ इतनी सी बात कहने से? नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे 2 सीनियर पैनलिस्ट ने अपनी बात रखी जी। वो काफी ज्ञानी हैं, काफी पढ़ लिख के आते हैं। अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी की बात रखी। उनके सवाल हैं, हमारे जवाब हैं जी। और हमारा 10 साल वर्सेस यूपी का 10 साल, उसका एक व्हाइट पेपर प्रस्तुत हुआ है। जनता देखेगी, जनता समझेगी, जनता उस पर डिबेट भी करेगी। जब आपने पूछा तो मैं आपको बता दूं जी। कि 2004 से लेके 2014 तक ये सत्ता में थे। 2004 से पहले हमारी सरकार थी लगभग 5.5-6 साल। इनको जब इकोनॉमी दी तो वो इकोनॉमी थी जो एक मजबूत इकोनॉमी थी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ था, पॉलिसी की बहुत क्लियरिटी थी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, सिक्योरिटी की हो, डिफेंस की हो, जॉब्स की हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हो। हमने देखा कि उसमें परमाणु विस्फोट भी हम लोगों ने कराया, पोखरण उसी में हुआ, कारगिल भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, तो हर चीज की क्लियरिटी, तो वो इकोनॉमी इनको मिली। और उस समय जो बैंक में जो एनपीए थे वो अंडर कंट्रोल थे, बहुत ही रीजनेबल थे। और जब हम लोग सत्ता में आए थे फर्स्ट टाइम, तो उस समय 16% के आसपास बैंकों के एनपीए थे। तो 4-5 साल शुरू में जो हमारी इकोनॉमी बूस्ट करी, उसका एक आधार था कि मजबूत इकोनॉमी जो अटल जी ने दी, उसके आधार पे वो इकोनॉमी बूस्ट करी। लेकिन इन्होंने पूरे बैंकिंग सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया। फोन पे लोन्स की मंजूरी हो रही थी। हालात ये हो गए कि वो जो कंट्रोल एनपीए था वो बढ़ के 12% से ज्यादा हो गया। बैंकों की हालत पतली हो गई, बैंकों के पास लिक्विडिटी की कमी आ गई। और वो एक्सप्लॉइट कब हुआ? जैसे ही 2008-2009 में रिसेशन आया, रिसेशन में पूरा सिस्टम जो है एक्सपोज हो गया। जो 4 साल इन्होंने लूटा, 4 साल इन्होंने परेशान किया। और उसके बाद आप आंकड़े देख सकते हैं हुआ क्या और उन्होंने क्या किया। उसके बाद 10 साल में 15 बड़े घोटाले इन्होंने किए। कोयला घोटाले में जो इन्होंने अलॉटमेंट की वो कैंसिल हुई। 2G में अभी फाइल क्लोज नहीं हुई है, पूरा डिकेड खराब हो गया। जो रेवोल्यूशन हमारे 10 साल में आया है डिजिटल इंडिया का, गांव गांव तक, घर घर तक इंटरनेट पहुंची है, डिजिटलाइजेशन पहुंचा है, आज कैशलेस इकोनॉमी हमारी बनी है, वो पहले भी हो सकता था, नहीं हो पाया क्योंकि ये उसी में फंसे रहे। घोटाला किया, पॉलिसी पैरेललिज्म हुआ, उसके बाद कुछ कर नहीं पाए, पूरा एक डिकेड खराब हो गया। जो हम लीड ले सकते थे वो लीड हम ले नहीं पाए। आज आप देखेंगे 2nd, 3rd, 4th टायर सिटीज में, मीन्स छोटे टाउन में भी लोग बैठ के काम करते हैं, बीपीओ चलाते हैं, केपीओ चलाते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं। और गांव से भी जब लॉकडाउन हुआ था लोगों ने अपना काम किया। और सर्विस इंडस्ट्री है वो फली फूली ग्रोथ भी की, क्योंकि डिजिटल इंडिया घर घर तक पहुंचाया गया, गांव गांव तक पहुंचाया गया, हर रिमोट एरिया तक पहुंचाया गया। वो पहले ही पहुंच सकता था। अब जो बात आती है घोटालों की, घोटाले तो हमने नहीं किए, सबके सामने है, सबने माना, सबने देखा। लगभग 10 से 15 लाख करोड़ का ऐसा अमाउंट था जो घोटाले में फंसा हुआ। और उस घोटाले की वजह से ये भी कंफ्यूज हो गए थे, लीडरशिप क्राइसिस था, पूरी इकोनॉमी इस तरीके की हालत में थी कि वो कभी भी चरमरा सकते थे। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आज जो व्हाइट पेपर आप आज लाए हो वो 2014 में क्यों नहीं लाए? अगर 2014 में वो व्हाइट पेपर ले आते तो जब मोरल डाउन था, हमारी हालत खराब थी, अगर वो चित्रण सबके सामने जाता तो स्थिति को कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाता। तो हमने 4-5 साल में उस स्थिति को कंट्रोल में किया, सारी चीजों को ट्रैक पे लाए, बैंकिंग को ट्रैक पे लाए, हम लोगों ने सिस्टम को मजबूत किया। और जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी फेक करेंसी की, उसको खत्म किया। जैसे हम लोगों ने डिमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी की, तो जो पैरेलल इकोनॉमी है वो खत्म हो गई। और हमने देखा जैसे ही
नोटबंदी के बाद हमारे जो अड़ोस पड़ोस के हमारे जो दुश्मन हैं, जो हमसे दुश्मनी रखते हैं, उनकी इकोनॉमी में क्या हाल हुआ। तो वो फेक करेंसी के थ्रू हमारे यहाँ से पैसा कमाते थे और अपने यहाँ पे और हमारे विरुद्ध उसको यूज करते थे, वो पूरा खत्म कर दिया। अब ये बातें करते हैं जॉब्स की। इन्होंने जॉब्स के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट इनके टाइम में हो रहा है उससे 4 गुना ज्यादा स्पीड से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। 60 साल में इन्होंने जो कैपेक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया वो 10 साल में हम लोगों ने कर दिया। इस साल भी जो प्रपोज है 11.11 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतनी होगी तो उससे मल्टी लेयर इकोनॉमिक हैपनिंग होती है, जॉब्स क्रिएशन होती है। ये सारा मशीनों से काम नहीं होता, ठीक है, ये छोटे उद्योग धंधों से काम होता है, एमएसएमई के थ्रू काम होता है, हमारे मजदूरों के थ्रू काम होता है। लगभग 18 करोड़ जो हमारे यहाँ पे मजदूर हैं उनको डिजिटलाइज किया गया, उनके रिकॉर्ड को हम लोगों ने ऑनलाइन लिया है जी, उनको सपोर्ट दी जा रही है, उनको रीस्किल किया जा रहा है, अप स्किल किया जा रहा है, उनको अपने गांव और घर के पास डिप्लॉय किया जा रहा है। 120 एक्सप्रेशनल सॉरी हम लोगों ने 120 डिस्ट्रिक्ट को हमने आइडेंटिफाई किया है जहां पे फोकस तरीके से हमें डेवलप करना है और उनको हम डेवलप कर रहे हैं। और वहां पे जो हमारे मजदूर लोग हैं, जो हमारे पास डेटा बैंक है, उनसे मैप करके स्केल को मैप करके हम वहां पे उनको काम दे रहे हैं। ये कौन दे रहे हैं? हम दे रहे हैं। और इनके यहाँ पे अभी ये बातें करते हैं कि भाई रोजगार में हमने क्या किया। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो मुद्रा लोन दिया वो क्या कर रहे हैं? वो अपने काम धंधे खड़े कर रहे हैं। उन्होंने काम धंधे खड़े किए हैं। 83 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारी महिलाएं, हमारी माता हैं, वो 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को एम्पावर कर रही है। कहाँ की महिलाओं को? गांव की महिलाओं को, छोटे टाउन की महिलाओं को, रिमोट एरिया की महिलाओं को। उसमें से 1 करोड़ से ज्यादा हमारी माता बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। हमारा लक्ष्य 1 करोड़ और बढ़ा दिया है। 1 लाख करोड़ रुपए हम और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 3 करोड़ बहनों को हम लखपति दीदी बनाने का प्रयास करेंगे। अब किसान की बात आती है, कहते हैं हमने तो लोन माफ किया जी। कितने का किया? 70,000 करोड़ का लगभग इन्होंने लोन माफ किया और उसमें बहुत सारे लैकुना थे जिस तरीके से उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। 2,60,000 करोड़ ऑलरेडी हम लोग पीएम किसान के माध्यम से डिस्पैच कर चुके हैं, दे चुके हैं और आने वाले समय में सतत प्रक्रिया में चले। बहुत सारे काम है, नो डाउट, वो जो किए जा रहे हैं। मैं आपको उसको 30 सेकंड और लूंगा, लंबी डिबेट है, उसके बाद हमारे दूसरे मित्र भी बोल सकते हैं। तो इतना हमने किया है। फसल बीमा के तहत जितनी भी नेचुरल कैलेमिटी आती है, प्रॉब्लम आती है, हम उसको कंपनसेट करते हैं। यूरिया जो बाजार में बिक जाता था, कंपनियों में केमिकल बने चला जाता था, आज वो खेत में जाता है, यूज होता है और यूरिया की कमी नहीं होती। किसी गांव में कमी नहीं होती, किसी जगह कमी नहीं होती, प्रचुर मात्रा में यूरिया मिलता है। तो बल्कि हम नैनो यूरिया ले आए टेक्नोलॉजी के साथ, नैनो हम डीएपी ले आए। ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने बैंकों को खाली कर दिया। आज हमारी हालत ये है, अभी ये जो बात करते हैं पीएसयू की जो वैल्यूएशन है, उनकी जो आप देखेंगे उनकी वैल्यूएशन जो है डबल से ज्यादा हो गई है। अब जितना भी आप शेयर मार्केट में देखिए, कौन बूम कर रहा है? जिससे भी बात करेंगे इन्वेस्टर से, वो कहेंगे जिन्होंने साल भर पहले पीएसयू में लगा दिया पैसा, उसका 50 गुना, 60 गुना, 70 गुना पैसा उसका बढ़ चुका है। क्यों? पीएसयू में अभी लोग क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? पहले को नहीं करते थे। विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। मेक इन इंडिया के थ्रू उनको काम मिल रहा है। मेक इन इंडिया के थ्रू उनके पास आज एक पूरा मैप है, आज उनके पास रोड मैप है। उसकी वजह से उनकी जो ऑर्डर बुक है वो अशोक जी के पास आते हैं, बुक है, उसकी वजह से एक विश्वास है। ठीक है अशोक यादव जी, थोड़ा देर से आप जुड़े और मुद्दा हमारा वही है कि किस तरीके से जो है आज हुकूमत ने लोकसभा में श्वेत पत्र जारी किया, पेश किया, और वो था किसके खिलाफ आपको पता ही है, वो दौरे हुकूमत यूपीए का जो था 2004 से 14 तक, उसमें किस तरीके से घोटाले हुए, तमाम चीज़ों का जिक्र था, मिसमैनेजमेंट था इकोनॉमी का, और कैसे देश परेशान हुआ। और फिर उससे पहले ही आज मॉर्निंग में ही कांग्रेस ने भी एक एक ब्लैक पेपर जारी किया कांग्रेस ने मोदी हुकूमत के खिलाफ, और बताया कि कौन कौन से महाज पर या कौन कौन से मतलब इश्यूज़ पर वो हुकूमत फेल है, कहाँ कहाँ जो है नौकरियों की प्रॉब्लम है, रोजगार और तमाम तरह के मसले जो हैं वो गिनाए। किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के सामने थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में मुश्किल भी आ रही है, आरएलडी जो है वो अलग होने की खबरें हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बीच क्या आप ब्लैक एंड व्हाइट का जो ये मसला था आज का, कुछ निगाह मार पाए, देख पाए आप? देखिए ऐसा है, इनके जो व्हाइट पेपर है उसमें व्हाइट क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। इसमें अगर ये इनके जो वादे थे जी 2014 में जो वादे इन्होंने किए थे, उन वादों का क्या? बहुत हुई महंगाई की मार,
इनके बड़े वादे, लोक लुभावने, 2022 तक किसान की आय दोगुनी करेंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, एलपीजी सिलेंडर का क्या स्थिति है, पेट्रोल डीजल की क्या स्थिति है, देश देख रहा है। देखिए है क्या कि ये बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी। अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता बड़ी बातें कर रहे थे, मैं वही देख रहा था क्या क्या बातें कर रहे थे। ये एमएसएमई की बात कर रहे थे, ये देश की इकोनॉमी की बात कर रहे थे, और ये तमाम बातें कर रहे थे। आप ये बताइए कि जिस डिमोनेटाइजेशन की बात अभी ये कर रहे थे, डिमोनेटाइजेशन करते समय माननीय मोदी जी ने एक बात कही थी देश से कि अगर 50 दिन के अंदर इस देश से काला धन नहीं खत्म हो गया, इस देश से आतंकवाद की कमर नहीं टूट गई, या जो हम चाहते हैं काला धन खत्म करने के लिए वो सारी चीजें नहीं होगी, तो मुझे इस चौराहे पे फांसी दे देना। आज डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या हुआ, देश अगर आर्थिक रूप से उस पर चोट लगी सबसे ज्यादा तो डिमोनेटाइजेशन के बाद लगी। न तो काला धन खत्म हुआ, ये रिकॉर्ड मैं दे सकता हूं आपको कि काला धन बढ़ा है। 2014 के पहले जो काला धन था वो काला धन बढ़ा है, ये ऑन रिकॉर्ड में बोला आपके चैनल पे। अच्छा, इन्होंने कहा अभी ये कहते पैरेलल इकोनॉमी खत्म हो गई। किसकी खत्म हुई पैरेलल इकोनॉमी, ये बात नहीं समझ में आई मेरे। आज जिस तरह से देश की इकोनॉमी एक तरफ लगातार गोते लगा रही है, कैसे लगा रही है, आपके पास पूरी जीडीपी का 81% कर्ज है। इसको कौन सी इकोनॉमी का बता रहे हैं कि बूम कर रही है। 10,60,000 करोड़ रुपए आपने रिटर्न ऑफ कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, जिनके जिनके आपने रिटर्न ऑफ किए उनसे आपका पीठ के पीछे क्या समझौता था, पर्दे के पीछे क्या समझौता था, क्या लेन देन था, ये तो आप जाने, और जिनका लोन आपने माफ किया वो जाने। लेकिन आपने कुछ महत्वपूर्ण काम भी किए हैं जिनको आपको इस श्वेत पत्र में दिखाना चाहिए। जैसे कि देश के आजादी के बाद आप लोग कहते हैं ना कि 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, फलाने ने शासन किया, लेकिन आपको ये श्वेत पत्र में डालना चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको कि आपने एक इतिहास रचा है कि 10 साल के कार्यकाल के दौरान आपने पूरे हिंदुस्तान में 765 जिलों में 3 स्टार ऑफिसेस आपने खड़ा कर दिया। 1 खरबों रुपए का कहां से खजाना मिल गया आपको, ये आपको बताना चाहिए श्वेत पत्र में कि भाजपा को हमने बढ़ाया है, देश को घटाया है। अडानी को हमने बढ़ाया है, देश को हमने घटाया है। 2 चीजें मैंने कही आपको, एक विदेशी कर्ज, 2014 तक 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था, जिसको आपने ये आजादी के बाद से 1947 से 2014 तक 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था, और आपने 2014 से 2024 के बीच 205 लाख करोड़ कर्ज कर दिया। इसका जवाब मुझे दे दीजिए आप। हाँ, मगर उसमें अकेले मरकज का हिस्सा नहीं है, उसमें तो सूबाई हुकूमतें भी शामिल हैं। सिर्फ केंद्र सरकार की बात करें तो करीब 2.25 लाख करोड़ के करीब है, एक शायद 62 करोड़ के आसपास, 174 लाख करोड़। हाँ 174 जी। बाकी का तो जो है सूबों का भी, उनकी भी तो जवाबदेही बनती है ना, और हर सूबे में बीजेपी की हुकूमत है नहीं। सर हाँ 174 लाख करोड़ का ही बता दें, ठीक है। 205 लाख करोड़ को जो सूबाई बातें छोड़ दीजिए, 174 लाख करोड़ को बता दें। दूसरी ये बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड जी क्या कॉन्सेप्ट आपने जब लाया था जेटली साहब ने 2019 में, उन्होंने कहा था कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन कितनी ट्रांसपेरेंसी आई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आपके पास ये डेटा है कि किस दल ने किस पार्टी, किस उद्योगपति ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, चंदा दिया। चुनाव आयोग ने हाथ खड़े कर लिए। ये ट्रांसपेरेंसी की पराकाष्ठा है। चुनाव आयोग को नहीं पता है कि किस दल को कितना पैसा मिला। ये सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, जवाब दीजिए। नेक्सस मत, बस 2 सेकेंड। इन्होंने लूट को लीगलाइज किया, लूट, इलेक्टोरल बॉन्ड को इन्होंने लूट का तरीका अपनाया भाजपा खजाना भरने के लिए, उसको पहले लीगलाइज किया। पीएम केयर फंड बनाया लूटने के लिए देश को, उसको पहले लीगलाइज किया, क्योंकि ऑलरेडी 1947 से देश में प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष था। उसके बाद भी इन्होंने पीएम केयर फंड बनाया, क्यों? लूटने के लिए देश को। तो देखिए, इन्होंने देश को तो नहीं बढ़ाया, लेकिन भाजपा को और भाजपा के जो चंद उद्योगपति हैं उनको आगे बढ़ाया। इसको श्वेत पत्र में जरूर डालना चाहिए, मेरी सलाह है। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी जवाब दे दीजिए। हालांकि बहुत सारी बातें जो हैं आपने पहले गिना दी थी, मगर ये कुछ ऐसी बातें हैं, क्योंकि ये सवाल कांग्रेस के लोग भी उठाते हैं और जो अपोजिशन पार्टियां हैं आपकी मुखालिफ हैं वो भी उठाती हैं कि भाई चाहे दिल्ली की बात कर लें, चाहे अलग अलग सूबों में, और मतलब सिर्फ रियासतों में नहीं, राज्यों में ही नहीं, बल्कि जिला स्तर तक के जो ऑफिसेज हैं वो मतलब 5 स्टार कल्चर के ऑफिस बने हैं।
तो लोग सवाल पूछते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये भी बड़ा एक मसला है। मतलब ये भी देखिए आप सब जानते हैं कि मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी की कहीं ना कहीं कमी है और वो सवाल इसलिए पूछे जाते हैं बार बार आपसे। देखिए इन्होंने कई चीजें रखी हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पे इन्होंने सवाल उठाए, तो भारतीय जनता पार्टी में 12 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के पैसे से, कार्यकर्ता के सपोर्ट से, कार्यकर्ता के कंट्रीब्यूशन से ऑफिस बने, हमने बनाए। हम इस पे प्राइड भी फील करते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, हर जगह हर जिले में हम लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और ये सबको बनाना चाहिए। आप तो क्योंकि परिवार को सर्व करते हैं इसीलिए आप पार्टी और कार्यकर्ताओं को ध्यान नहीं रखते, इसीलिए उनके उठने बैठने बात करने का या फिर मीटिंग करने का स्थान नहीं बनाते, वो आपकी प्रॉब्लम है। रही बात, अब आपने 2-3 विषय उठाए कि पैरेलल इकोनॉमी क्या थी। पैरेलल इकोनॉमी आप भी जानते, हम भी जानते, फेक करेंसी के थ्रू जो इकोनॉमी चल रही थी, कितना डिस्ट्रीब्यूशन था, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से चरमा रखा था। यदि हमारे 1 करोड़ रुपए मार्केट में अच्छा पैसा है, सही पैसा है, तो लगभग 70-80 लाख रुपए फेक करेंसी भी रोटेशन में थी। तो वो कहाँ गई? वो क्या ब्लैक मनी नहीं थी? और आपने कहा कि मोदी जी ने बोला था, क्या उस समय जितने भी मॉइस्ट थे, आतंकवादी थे, 1 साल का वो घटना देखिए किस तरीके की वहां पर रिपोर्टिंग हुई थी, किस तरीके का उनका हालात हुए थे, किस तरीके से उनकी कमर टूटी थी, एकदम पत्थरबाजी तक रुक गई थी। पूरा उनका जो तंत्र था खत्म हो चुका था। जी आ रहा हूं सब, और ये ऑन द रिकॉर्ड है। ये ऑन द रिकॉर्ड आप देख लो। अब आप कहते हैं कि मोदी जी ने कर्ज ले लिया। हमारी जीडीपी कितनी थी? आप एक बार याद करिए, जो 2014 में हम आए थे, हमारी जीडीपी $2 ट्रिलियन से भी कम थी और आज हमारी जीडीपी कितनी है? $4 ट्रिलियन के आसपास। तो जो आप कर्ज की बातें कर रहे हैं, आप उसको मैनिपुलेट करते रहिए। ठीक है, अब आप उसको मैनिपुलेट करते रहिए, मैनिपुलेट करते रहिए। भैया मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, 3 लोग बोल रहे हैं अपोजिशन में, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आपको मैं सम्मान करता हूँ। सुन लीजिए, आप बोलिए। क्या मैं चुप हो जाता हूँ? मैं चुप हो जाऊं? मैं चुप हो जाऊं? पहले आप बोल लीजिए। मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोल लीजिए। अरे बर्दाश्त का सीमा टूट गया, धैर्य का बांध टूट रहा है, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं कई बार उंगली उठाया, इन लोगों ने मौका नहीं दिया। पता ही आपने बहुत सारे झूठ बोले। देखिए जितने भी तानाशाही प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो डरते हैं सच बोलने से, वो झूठ बोलने में विश्वास रखते हैं। चाहे वो हिटलर हो या मुसोलिनी हो या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सिर्फ झूठ बोलते हैं। एक फिल्म का डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और भाजपा के लोग झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आपने कब ऋण माफ किया था किसानों का? 72,000 करोड़ हमने ऋण माफ किया था किसानों का, आपने माफ नहीं किया था। और 500 रुपए की बात करते हैं, आपने किसानों के साथ क्या अत्याचार किया था पता नहीं है? एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात हुई थी किसान आंदोलन में, आपने 3 काले कानून बना दिए थे, 720 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। एमएसपी की कानूनी दर्जा नहीं मिला। 2014 में सत्ता में आते ही सबसे पहले भूमि अधिग्रहण बिल को टेम्परिंग करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। किसानों के बारे में बोलने का कोई हक नहीं बनता है आपको। मैं 2-3 बात और कहना चाहता हूँ। आप कारगिल युद्ध की बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें बात कर रहे थे। कारगिल युद्ध में बंधु आप फेल्योर हुए थे। वहां जो आपका गुप्तचर था वह सूचना देने में फेल्योर हुआ था। ये भारत के सेना का पराक्रम है। और जिस बोफोर्स के लिए आप राजीव गांधी जी को आपने कटघरे में खड़ा किया था, उस राजीव गांधी का जय जयकार सेना ने उसी कारगिल युद्ध में लगाया था। और वही बोफोर्स पाकिस्तान को ध्वस्त करने में सफलता हासिल की थी। ठीक है। अब मजबूत इकोनॉमी की बात कर रहे थे। कौन सा मजबूत इकोनॉमी बंधु? 125 देशों की सूची में आज भुखमरी में 111वें नंबर पर भारत है। ये मजबूत इकोनॉमी है क्या? सीएजी की रिपोर्ट पर आपने कार्रवाई की बात कही थी, हमने तो कार्रवाई किया, हमने तो जेल भेजने का काम किया और आपकी सरकार बनी और अदालत से लोग बरी हो गए। लेकिन आज सीएजी का रिपोर्ट आता है, आप पर उंगली उठता है, आपके जो योजनाएं हैं उस पर भ्रष्टाचार की बात होती है, लेकिन आप जांच नहीं करते हैं। आप उन पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, बुनियादी अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। एक बार शिवाजी सरकार के पास आते हैं। शिवाजी सरकार देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। मैं आऊंगा आपको, खेमचंद शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा, जवाब दीजिएगा। एक बार शिवाजी सरकार के पास आने दीजिए। शिवाजी सरकार, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। ये जो बयानबाजियां हैं, देखिए ये इल्जाम तो लगते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगते रहेंगे, मगर
निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि 2014 से 2023 के बीच जो है वो 596 अरब डॉलर एफडीआई आया है देश में, और वो जो 5 से 14 के बीच था उससे डबल है, जस्ट डबल है वो। और अगर सड़कें तेजी के साथ बन रही हैं, अगर रेलवे में कुछ काम हो रहा है या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, तो क्या उसकी बातचीत नहीं करनी चाहिए? क्या उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? यहां पर खेमचंद जी भी कह रहे थे कि जो डीजल लेने की पावर है वो बहुत ही बहुत तेजी है उसके अंदर। पहले की हुकूमतों को सोचना पड़ता था कि फैसला लिया जाए कि नहीं लिया जाए, फैसला कब लिया जाए, तो वो बहुत आनाकानी करते थे। शायद ये भी वजह हो सकती है क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट चल रही थी, दूसरी पार्टियों का भी जो है वो कहीं ना कहीं वो प्रेशर रहता था। तो आप मानते हैं कि अगर कुछ काम हो रहे हैं, जाहिर तौर पर अगर कुछ गलत काम है उनकी भी बात होनी चाहिए, कुछ अच्छे काम है उनकी भी बात होनी चाहिए? नहीं, पहले तो मैं जो दोनों स्पोक्समैन हैं, मैं दोनों को बधाई देता हूं। दोनों ने बड़े अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखा है। हाँ। अपनी अपनी तरफ से जो भी बातें की है अच्छी की है। देखिए, पैरेलल इकोनॉमी की बात हो रही। पैरेलल इकोनॉमी के बारे में मेरे ख्याल में शुरू से ही जो है जो बात की गई और जो पैरेलल इकोनॉमी असली थी, दोनों में बहुत फर्क। पैरेलल इकोनॉमी एक कैश इकोनॉमी थी और वो इकोनॉमी की पार्ट जो था वो छोटे छोटे व्यापारियों, छोटे छोटे जो ठेले लगाते थे, छोटे छोटे वेंडर्स थे, एमएसएमई था और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे, इनके पास होता था। तो उस पैरेलल इकोनॉमी लगभग 1/3 ऑफ द इकोनॉमी में होता था। वो एक इनफॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट था और वो हिंदुस्तान के इकोनॉमी का एक बहुत बड़ी जो है उसकी एक ताकत थी। देखिए, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स किया तब भी उस पैरेलल इकोनॉमी ने हिंदुस्तान को बचाया। जब 97 का साउथ ईस्ट एशिया का कोलैप्स हुआ तब भी पैरेलल इकोनॉमी ने हिंदुस्तान को बचाया था। तो पैरेलल इकोनॉमी जो है वो ब्लैक मनी नहीं था, जबकि उसको ब्लैक मनी कहा गया। और ये जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब ये सिद्ध हो गया कि वो पैरेलल इकोनॉमी नहीं था, वो एक ऐसी इकोनॉमी थी जो अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी थी या छोटे ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी थी, उसमें वो काम आ रहा था और उससे की वजह से जो है बाकी सारी चीजें भी चल रही थी। ठीक है। डिमोनेटाइजेशन को हमने जिस तरह से किया, मैं समझता हूं वो सही नहीं था। और ये हम नहीं, अगर आप चले जाएं भाजपा के भी लोगों से बात करें, जो भाजपा के एक्सपर्ट्स यहाँ आके कुछ भी करें, सब मानते हैं कि डिमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा स्टेप ऐसा था जिसको शायद नहीं करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। डिमोनेटाइजेशन की वजह से सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो नुकसान जो है उस तबके को हुआ है जो सबसे कमजोर तबका है, उनको नुकसान हुआ है। ठीक है। और उसके साथ जब डिजिटल इकोनॉमी की हमने, और अब हम देख रहे हैं शुरू से हम जैसे कई लोग कहते थे कि पेटीएम टाइप की जो कंपनियां हैं उनके जो तौर तरीके हैं वो सही नहीं। और आज जो है जिस तरह से आरबीआई ने कहा उससे लग रहा है कि हाँ वो बात सही है, वो सही नहीं था। तो हमने जल्दबाजी में कुछ काम किए। मैं ये नहीं कहूंगा उसमें कोई नियत पर किसी का शक नहीं है, हाँ, मगर जल्दबाजी में कई बार कदम उठाए गए हैं। ठीक है, ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, दूसरी चीज अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो इकोनॉमी में है, हम बार बार बात करते हैं जीडीपी की बात करते हैं। देखिए, एक चीज जो हुआ है पिछले कुछ सालों में, हमारे जो स्टैटिस्टिक्स होते थे वो इंटरनेशनली क्रेडिबल माने जाते थे। अब कहीं ना कहीं उस पर शक जो है जाहिर की जाती है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे कोई भी इंटरनेशनल एजेंसीज हो, वो इस पर शक जताती है कि हमारे कहीं ना कहीं हमने वहां कुछ कंप्रोमाइज किए हैं। ये बात बार बार होती है। ठीक है। तीसरी चीज, जीडीपी की बात हम बार बार करते हैं और जीडीपी में कहते हैं कि हमारी जीडीपी इतनी हो गई, पर जीडीपी में जो हमारा जो लोन बढ़ा है, लोन भी जीडीपी में जुड़ता है, लॉसेस भी जीडीपी में जुड़ता है। बिल्कुल। तो हम उसकी बात नहीं करते। उसका भी जिक्र जरूर होना चाहिए। आज इस साल के बजट अगर आप देख लें, इस लोन के वजह से जो है 10 लाख करोड़ से ज्यादा जो है हमारी जो है देनदारी है, जो बजट से वर्चुअली कट जाएगा। हम उसकी बात नहीं करते, पर वो भी जीडीपी में जुड़ता है। तो जीडीपी एक बड़े अजीब सी चीज है। जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वाकई हम बढ़ रहे हैं, तो हमें कई चीजों पे ख्याल रखना पड़ेगा। इस जीडीपी का बढ़ना जो है, और तीसरी एक बात और मैं बात करना चाहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, खास करके सड़क का सेक्टर में जिस तरह से काम हो रहा है, उस पर जो है पुनर्विवेचना की बहुत जबरदस्त जरूरत है।
क्योंकि सड़कें जिस तरह से बन रही है, सड़कों के ऊपर जो पेट्रोल पे जो 32 रुपए पर लीटर का सेस लगता है, उससे टोल से 8 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए जो है सालाना रेवेन्यू जनरेट होता है। हाँ। पर NHAI जो है उसके जो काम है उसके लिए 3,40,000 करोड़ से ज्यादा का उसके ऊपर उधारी क्यों है? ये पैसे जब हमसे लिए जा रहे हैं, जनता दे रही है इसको, सड़क की जमीन जनता के पैसे से है। हाँ। और उस पर टोल बेइंतहा बढ़ाया चले जा रहे हैं। मैंने हिसाब लगा कि टोल जो है 13 गुना ज्यादा है जो उनके एक्चुअल कॉस्ट है उससे। जी। इससे क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और अगर आप पिछले 5 साल का देख ले, RBI का कहना है 5.5% एवरेज जो है इन्फ्लेशन रहा है, यानी कि पिछले 5 सालों में 23% से ज्यादा जो है वो इन्फ्लेशन हुआ है। ठीक है। तो महंगाई की खेमचंद जी के पास आते हैं। क्यों हो रहा है? इस वजह से हो रहा है। हाँ। और अगर हम इसको कोई मिसमैनेजमेंट कहे, कोई जो भी कहे, तो हाँ। वो गलत नहीं है। चीजों को, सरकार को हाँ। इन चीजों को देखकर इनको बर्दाश्त सुधारने की करना चाहिए और सुनना चाहिए, और जहां गुंजाइश है सुधार की वहां सुधार करना चाहिए। खेमचंद जी देखिए, नाराज होने से, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अगर अपोजिशन कुछ कह रहा है तो उसको सुनिए, और सिर्फ दो लोगों के बीच में बहस होती रहे उससे भी बात नहीं बनेगी, किसी तीसरे पक्ष को भी सुनना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे सवाल हुए हैं, और सवाल यह भी उठ रहा है कि NHAI के ऊपर भी सवाल उठाया, काम करने के तौर तरीके पर भी जो है वो शिवाजी सरकार ने सवाल उठाए हैं कि भाई जब इतना पैसा लिया जा रहा है पब्लिक से, रोड पर चलने वालों से, गाड़ी में चलने वालों से, तो फिर वो 3 लाख करोड़ के कर्जे में क्यों है? दूसरी बात यह है कि हुकूमत कई बार बहुत जल्दी में कदम उठा लेती है। भले ही आप जो है वो 2016 की बात कर लें कि नवंबर 2016 में जो है नोटबंदी हुई थी, मगर उसके बाद नोटबंदी अगर सक्सेस होती तो शायद उसका हर साल जश्न मनाया जाता, जैसे दूसरी चीजों का जश्न मनाया जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी में उठाया गया कदम था, बगैर सलाह मशवरे के उठाया गया कदम था। तो इन बातों का भी कहीं ना कहीं अपोजिशन तो जवाब मांग ही रही है। आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल आ रही है। देखिए, नाराजगी नहीं, विनम्र अनुरोध है, क्योंकि आपकी डिबेट बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, शालीनता से होती है। मैं बात रख रहा था, मेरा समय था, और कांग्रेस के मित्र ने उसमें डिस्टरबेंस की, और उसके बाद वो 5 मिनट बोले जी, और बात मेरे को कंप्लीट करनी थी, आप तीसरे पर्सन के पास चले गए। तो ये तो मेरे को वॉइस रेज करना था। 3 लोग अपोजिशन में बोल रहे हैं, मैं अकेला बोल रहा हूँ, तो मेरे को 5 मिनट दीजिए। पूरा मौका है सर आपके पास। जी जी, पूरा सीनियर पैनल है। हाँ। अभी देखिए, कई चीजों में कंफ्यूज किया गया। जब मैं पैरेलल इकोनॉमी कहता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैक इकोनॉमी, नॉट अबाउट दी मॉनेटरी और कैश इकोनॉमी। कैश इकोनॉमी का अलग है, बिल्कुल सही कहा। कैश इकोनॉमी ने हमारा, जब हम कोविड में थे उसने भी हमें बचाया, या फिर हमारी जो छोटी इकोनॉमी है, छोटी दुकानें हैं, छोटे हमारे बिजनेसमैन हैं या घरों में दुकानें चलाते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें की और बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं। तो हमने उनको सपोर्ट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए हम लोग कैशलेस इकोनॉमी में उनको सपोर्ट दिया। UPI लाए, आज हमारा अपना कार्ड है, और इवन उसकी वजह से मास्टर कार्ड को, वीजा कार्ड को हमारी शिकायत करनी पड़ रही है WHO में कि जो भारत है अपने कार्ड को प्रमोट कर रहा है, UPI को प्रमोट कर रहा है। UPI ना सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे राज्यों में भी, दूसरे देशों में भी पॉपुलर हो रहा है जी। सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है। आज आप गाँव में भी जाओगे, गाँव के भी एक ढकेल वाला होता है, सब्जी वाला या फल वाला, वहां भी UPI मिल जाएगा। तो ये अपना, और इसके लिए हमें कोई पे नहीं करना पड़ता। आप यदि मास्टर यूज कर रहे हैं, अगर आप वीजा यूज कर रहे हैं, फ्री है वो, तो बिल्कुल फ्री नहीं, वो अपना है। फ्री कुछ नहीं है, ये अपना है। आप मास्टर वीजा, आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज यू हैव टू पे फॉर द US, और सारा आपका जो वॉल्यूम है, डेटा है, जो जिसको हम बोलते हैं बिल्डिंग, डेटा बिल्डिंग जो बोलते हैं, डेटा कैप्चरिंग होती है, वो सारी वहां पे भी होती थी। कौन ट्रांजेक्शन कर रहा है, किस प्रोडक्ट के लिए कर रहा है, कितना कर रहा है, वो सब रुक गया है। ठीक है, किसकी देन है? रुपया कार्ड किसकी देन है? वो इस सरकार की देन है। तो ब्लैक मनी, जब मैं बात करता हूं, जो उस समय फेक करेंसी जो चल रही थी, उसकी कमर तोड़ी। जो हमारे यहाँ पे आतंकवादी हैं या मॉइस्ट हैं, जो हमारे सिस्टम से अलग चलते हैं, उनके पास जो पैसा था, उनकी कमर टूटी। ठीक है। और उसके बाद आप कहते हैं कि इतना पॉपुलर होता, पॉपुलर था तभी हम उत्तर प्रदेश में जीते, पॉपुलर था तभी हम कई बड़ी स्टेट्स में जीते। मेरे को कंप्लीट 3 मिनट और चाहिए, नहीं तो बात नहीं रह पाएगी। 3 लोग बोले सर, थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि वक्त की भी देखिए कमी है, आप समझ सकते हैं। मैं आपको तो मैं फिर यहीं पे रुक जाता हूँ। नहीं, ठीक है, बोल लीजिए आप, एक आध मिनट नहीं रहेगी तो डिस्कशन नहीं हो पाएगा। अभी ये बात करते हैं हाईवे की। हाईवे 4 गुना स्पीड से बन रहे हैं। हाईवे बनता है, PPP मॉडल में बन रहा है, जिसको अपने पार्टनर बनाया, वो अपनी
कॉस्ट को रिकवर करेगा, और उससे पैसा लेके हम नया हाईवे नहीं बना सकते। नया हाईवे बॉन्ड के थ्रू भी बन रहा है, बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं, और बॉन्ड इतने अट्रैक्टिव हैं, लोगों को इतना विश्वास है, जैसे ही बॉन्ड जारी किया जाता है हाईवे का, और वो तुरंत सब्सक्राइब हो जाता है, क्योंकि लोगों को पता है गारंटेड रिटर्न आएगा, और जहां पे पैसा लग रहा है वो एक अच्छी तरीके से पैसा लग रहा है, अच्छी चीज के लिए पैसा लग रहा है। अब ये जीडीपी की बात करते हैं, जब ये फंस जाते हैं, कहते हैं कर्ज लिया, लेकिन जब जीडीपी डबल हो गई, अब जीडीपी में अब जब 1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं तो लगभग 1 लाख करोड़ होता है, और उसको यदि हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो गया, 83 to 84 लाख करोड़ हो गया। तो जब हमारा 150 करोड़ से ज्यादा, 150 लाख करोड़ से ज्यादा का हमारा जीडीपी बढ़ गया, तो फिर जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट ने कर्ज लिया वो कितना सा रह जाता है। हाँ। और वो किस लिए लिया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, हमारा नेटवर्क डेवलप हो रहा है, हमारी सेना मजबूत हो रही है, हमारा फार्मर मजबूत हो रहा है, और हमारा युवा मजबूत हो रहा है, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मजबूत हो रही है। और इस सरकार का विजन है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में मजबूत हों, हम लीड करें, हम लीडर रहें, इसीलिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा। ऐसा इन्होंने कभी नहीं रखा। क्यों? इंदिरा गांधी जी ने पहला परमाणु जो परीक्षण कराया, उसके बाद सब रुक गया था। क्यों रुक गया था? क्यों कंटिन्यू नहीं हुआ? क्यों प्रॉपरली जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हमारे जो डेवलपमेंट चाहिए था, प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, क्यों नहीं? क्यों अटल जी को करना पड़ा? ठीक है, क्योंकि नियत और नीति, उस पर प्रॉब्लम थी। हमारी नियत भी है, नीति भी है, और हमने जो इनका रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है वो दिखाता है ये भ्रष्टाचारी थे, हम विकासवादी हैं। ठीक है, ये हिमांशु जी देखिए, चूंकि वक्त की भी कमी है, थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, अगले 3-4 मिनट ही हमारे पास बचे हैं। तो इसका मैं ना एक सियासी पहलू भी जानना चाहता हूं कि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये भी सवाल है कि भाई ये जो ब्लैक एंड व्हाइट जंग है एक तरीके से, कि आप श्वेत पत्र जारी करेंगे और जो है वो फिर ब्लैक पेपर जारी कर देंगे, तो इसका जो आम इंतखाबात हैं और जो पब्लिक है, क्या वो समझ पाती है इन तमाम चीजों को, या फिर ये बस खाली जो है कागज ही बन करके रह जाते हैं, कागज के टुकड़े ही रह जाते हैं? देखिए, पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। हाँ। पब्लिक सारी बातें जानती, ऐसा नहीं है। हमने जो ब्लैक पेपर दिया है, ब्लैक पेपर में जो हमने डाटा दिया है, जो जिन तथ्यों को हमने उजागर किया है जी, तो निश्चित रूप से उसका अध्ययन जो देश की जनता है वो करेगी, और इसके बाद जो सही निर्णय होगा निश्चित रूप से वो लेगी, ये विश्वास। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि तो बहुत ही जो भाजपा का एक स्टेमिना है उसका रुतबा ही दिखा रहे थे भाजपा का। मैं 2000 के नोट में, ये 2000 के नोट में इन्हीं लोगों ने कहा था कि चिप लगा हुआ है। आज क्या हुआ? 2000 का नोट क्यों बंद कर दिए? वो मीडिया के लोगों ने कहा था, वो मीडिया ने कहा था। और अंजना कश्यप जी कहते थे कि कहीं भी डालो वहां निकल जाए। क्या हो गया 2000 का? अब तो बंद हो गया ना 2000 का नोट, अब तो। हाँ, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, सुन लीजिए, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन काला धन रोकने के लिए, ब्लैक मनी रोकने के लिए बड़े नोट को बंद करना होता है और छोटे नोट को चलाना होता है। लेकिन आपने क्या किया? 1000 का नोट बंद किया, 2000 का नोट ले आया, क्या हुआ? ब्लैक मनी बढ़ गया, और आपने उस पर कोई कार्रवाई, अपने ही चलाए नोट को आपको स्वयं बंद करना पड़ा कुछ ही दिनों के बाद। तो ये आपका सबसे बड़ा ठीक है। तो वो तो कह रहे थे ना, अभी शिवाजी सरकार भी कह रहे थे कि कई बार जल्दबाजी में कदम उठाते हैं। वो एमएसपी की बात कर लीजिए, ये जो ट्रैफिक रूल्स आए थे उनको भी वापस लेना पड़ा। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनको शायद बड़ा दिल दिखा करके बीजेपी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ गलती हुई है। अशोक यादव जी, आप बताइए कि जाहिर तौर पर अब आम इंतखाबात तो बिल्कुल सर पर हैं, तो वो जो पब्लिक है वो क्या लगता है 2G भूल गई है? वो जो मतलब कोयला घोटाला है, कॉल स्कीम जिसको बोलते हैं, और बाकी सारी भी चीजें थी, चाहे वो जो है यहाँ पे आज जो जिक्र हुआ है ना, मतलब श्वेत पत्र में बहुत सारी चीजें थी, मिसमैनेजमेंट था इकोनॉमी का। तो क्या वो पब्लिक को याद रहता है, या फिर वो मतलब इन बातों को भूल जाती है, या फिर वो क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर के पब्लिक के बीच जाया जाएगा? आपको लगता है इनका असर होगा आवाम के ऊपर? देखिए, आवाम के ऊपर जो बातें ये लोग कह रहे हैं, श्वेत पत्र में कोयला घोटाला और 2G घोटाला की आप बात कर रहे हैं ना, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा घोटाला ही नहीं हुआ है। नहीं, कोयला तो उन्होंने माना, तभी तो 204 खदानें जो है वो निरस्त की थी, मतलब जो आवंटन थे। हाँ, 2G घोटाला नहीं हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2G घोटाला ही नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कहा, अभी हमारे शिवाजी सरकार जी ने बहुत अच्छी बातें यहाँ पे बताई कि किस तरह से पैरेलल इकोनॉमी को उन्होंने डिफाइन किया, और उसको बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया। मुझे लगता है इस पैनल के सारे लोगों को उस पर एग्री होना चाहिए। जो खेमचंद जी बता रहे हैं, ये क्या है कि डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पैरेलल इकोनॉमी कैश नहीं होता है, पैरेलल इकोनॉमी ब्लैक मनी होता है। तो अगर हम इन्हीं की बात, खेमचंद जी की बात मान रहे हैं कि पैरेलल इकोनॉमी ब्लैक मनी होता है, तो 99.9% जो रिटर्न हुआ
वो कैसे हो गया? जब वो ब्लैक मनी था, फेक करेंसी था, तो कैसे 99.9% रिटर्न हुआ? तो हाँ। दोनों बातें विरोधाभास है। ठीक है, देखिए, ये क्या नकली होता है नोट कोई कि वापस थोड़ा ही करता, नकली नोट थोड़ा ही कोई बैंक हाँ। लेकर के जाता। जी जी जी, ठीक है, अच्छा, तो कई बातें इन्होंने कहा। अब समय थोड़ा कम है, वक्त की कमी है सर, हाँ, वक्त की कमी है, करेगा बैंक में हाँ। या नकली नोट? वक्त की कमी। चलिए ठीक है, हिमांशु जी बता दीजिए इसका सियासी पहलू क्या है? वो पब्लिक जो है वो मोदी जी की बात सुनेगी कि खड़गे की बात सुनेगी? जो खड़गे साहब ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, उन्होंने रोजगार का भी मसला उठाया है, महंगाई का भी मसला उठाया है, पेट्रोल डीजल के जो दाम है, जो खाद्य पदार्थ है उनके जो है वो दाम कहते हैं कि आसमान छू रहे हैं। तो वो तमाम बातें हैं, दोनों तरफ के एक तरीके से अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, दोनों के एक दूसरे के ऊपर इल्जाम है। पब्लिक को ही जाहिर तौर पर फैसला करना है। देखिए, जो सच है सच कभी दबता नहीं है जी, और हम सच के साथ खड़े हैं। हम गांधी के अनुयायी हैं, ठीक है। सच के साथ खड़े हैं और सच सबके सामने है। उन्होंने जो व्हाइट पेपर लाया है उसमें जो झूठ है और फरेब है वो अभी है, और हमने जो ब्लैक पेपर लाया है उसमें जो सच्चाई है वो अभी सबके सामने है। खेमचंद जी, हमने फाइनल कमेंट्स क्या होंगे कार्रवाई सर आपके? चूंकि वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा। खेमचंद जी, कम से कम अल्फाज में। देखिए, कांग्रेस अभी भी सुधार नहीं कर पा रही है, चेंज नहीं कर पा रही है। उन्होंने ब्लंडर्स किए और अभी भी ब्लंडर कर रही है। सत्ता में भी उन्होंने ब्लंडर किए और उससे बड़े ब्लंडर वो अपोजिशन में कर रही है। अगर वो सकारात्मक राजनीति करें, कंस्ट्रक्टिव राजनीति करें और प्रोग्रेसिव राजनीति करें तो शायद उनका भला हो सकता है, लेकिन वो सकारात्मकता उन्होंने छोड़ दी है। ठीक है। नकारात्मकता के साथ वो राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उनका भला नहीं हो सकता। मोदी जी सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, विकास के लिए आगे शिवाजी बढ़ रहे हैं। सरकार, फाइनल कमेंट्स क्या होंगे आपके? संवर्धन- नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा जी, कि एक तो दोनों, मैं कांग्रेस के और बीजेपी के स्पोक्समैन को मैं बधाई देता हूँ, बहुत अच्छी तरह से चीजों को रखा उन्होंने। जी, जी, और दूसरी चीज जो है, आपने जो कहा ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर में क्या होगा, देखिए हाँ। ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर एक साथ आने से एक तो दिखता है कि कांग्रेस लोग कह रहे थे कि रिएक्ट नहीं करती है, हाँ, कुछ तो नहीं कर रिएक्टिव रही हो गई है वो भी, हाँ, और कांग्रेस वक्त पर जो रिएक्ट कर रही है। डिस्कशन में आ गई है। ठीक है। और दूसरी चीज, जनता जो है दोनों चीजों को देख के फिर अपना फैसला करे। बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका, खेमचंद शर्मा जी आपका, अशोक यादव जी, शिवाजी सरकार साहब, आप तमाम का शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे हम एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।